नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मोहब्बतें ऐसी भी। तो चलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाया करे कहानी पे आते हैं। कहानी नियति एपिसोड 33, जहाँ पे काव्या जो थी वो धृति को कॉलेज छोड़कर वो वहाँ से निकल चुकी थी। हाँ, रागिनी को वो बोल चुकी थी कि वो धृति का ध्यान दे। धृति और रागिनी जो थे वो कॉलेज के कैंपस से सीधा क्लास के अंदर ही जा रहे थे। तभी धृति का जो पल्लू साइड था साड़ी का, सफ़ेद साड़ी का, वो पीछे से ना उसको एक खिंचाव सा महसूस होता है। तो जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है तो एक लड़का जो था वो धृति के पल्लू को पकड़ के रखा हुआ था। और होता है ना कि पल्लू को पकड़ के रखा हुआ था और बड़ी बेशर्मी वाली स्माइल पास कर रहा था धृति को देखकर। धृति कह पड़ती है कि आप मेरी साड़ी का पल्लू। तो कहते अरे रे रे रे, साड़ी का पल्लू ही पकड़ा है मोहतरमा। आप रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे कि हमने तो आपको कमर से ही पकड़ लिया हो। तभी जो रागनी थी वो आती है बीच में, बोलती जबान संभाल के बात कर। तो बोलते ओह हेलो, मैं ना चमचों से बात नहीं करता, चल निकल यहाँ से। और वैसे भी मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम दोनों को एडमिशन दिया किसने यहाँ पर। तभी दीदी कहती है कि 2 महीने बीत चुके हैं, बेहतर होगा कि तुम अपनी हरकतों को सुधार लो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और मेरी साड़ी का पल्लू छोड़ो। और होता है ना कि वो अपनी साड़ी का पल्लू खींचने लगती है। तभी वो जो लड़का था वो साड़ी का पल्लू छोड़कर सीधा धृति का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सुना है तेरा पति मर चुका था, तू शादीशुदा थी क्या? और वहां पे ना उसके मतलब 2-3 लड़के और आ जाते हैं और वो वही लड़के थे जो फर्स्ट टाइम दीदी को परेशान किए थे। तभी दीदी कहती है हाथ छोड़ो मेरा। तभी वो लड़का बोलता है कि अरे रे रे रे, जो अपने पति की ना हो सकी वो हमारी क्या होगी। उसमें से एक लड़का बोलता है। तभी रागिनी जो थी वो कहती है कि अपने ज़बान पे ना लगाम लगा लो, नहीं तो ज़बान अंदर से खींच के निकालना भी आता है। तो कहते ओह मिनी फाइटर, तेरे से तो बात भी नहीं किया हम लोगों ने। बात तो हम इस जानलेवा घातक हथियार से कर रहे हैं। वैसे तुम माना जाए तो तुम्हारे पति का मरना भी वाजिब था। क्या कर सकते हैं इतनी हॉट ब्यूटी को। और आगे वो कुछ बोलेगा तभी रागिनी का एक खींच के जोरदार चपेट उस लड़के पे पड़ता है। हाँ, वो लड़का और कोई नहीं, वही लड़का था जो बॉस था। और उसी को खींच के रागिनी जो थी एक मारती है और कहती कि बस बहुत हो गया। तभी दीदी जो थी वो कह पड़ती कि मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन वो जो एक लड़का था ना वो बहुत ही बदतमीज टाइप था जिसने साड़ी पहने पकड़ रखी थी। वो बोलते थे अरे रे रे, ऐसे कैसे? तुझे क्या लगता है तेरी दोस्त मेरे दोस्त को एक मारेगी और फिर उसके बाद मैं तेरे को जाने दूंगा? इतना छुई मुई समझ लिया क्या हम लोगों को तुम लोगों ने? हाँ, वैसे चलो कोई बात नहीं, तेरा पति तो मर गया है ना, हम लोगों को एंटरटेन तो कर ही सकती है, क्या दिक्कत है? और होता है ना कि इतना कहकर शायद वो धृति का हाथ पकड़ के अपने थोड़ा सा करीब करने लगता है। तभी रागिनी जो थी अब ना कस के उस लड़के के हाथ पे पकड़ती है और मड़ोड़ते हुए कहती है कि हाँ तो मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना हाथ दूं? तभी वो लड़का बोलता है कि हाथ छोड़ मेरा। तभी वो रागिनी कहती है क्यों? अभी तो तुम्हें बड़ा हाथ पकड़ने का शौक था, अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया तो तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। जबान ना संभाल के, क्योंकि जिससे तू बात कर रहा है वो मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त के बारे में 1% भी गलत सुनना पसंद नहीं करती। और जो भी उसके पास थी उससे तेरे को क्या लेना देना है? हाँ, धृति की इन सारी चीज़ों की वजह से ना उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। वो लड़के की बहुत सारी बातें जो थी वो धृति को बहुत इफेक्ट कर चुकी थी। धृति जो थी वो रागिनी की तरफ देखते हुए कहती कि हम चलते हैं यहाँ से।
रागिनी हम चलते हैं यहाँ से। लेकिन रागिनी जो थी वो बहुत गुस्से में थी। आज मतलब उसका बस चले ना तो मार वार दे, ऐसे कुछ चीज़ें थी। ये 2 बार दीदी कहती है और उसके बाद वो पलट के जाने लगती है। तभी रागिनी जो थी उस लड़के को थोड़ा जोर से धक्का देती है और कहती है कि अगली बार से सामने आए ना तो आने लायक नहीं बचोगे फिर सामने हम लोगों के। और होता ना कि वहां से वो धृति के पीछे पीछे भागने लगते, बोलती कि अरे यार धृति बात तो सुनो। लेकिन धृति कुछ कहती नहीं है, आंखों में आंसू भरे हुए थे। और वो होता है ना कि वो क्लास में आके बैठ जाती है। पूरे लेक्चर धृति का वैसे ही जाता है, पूरे के पूरे लेक्चर्स, सारी चीज़ें काफ़ी होता है ना कि बहुत बुरे तरीके से जाना, वैसे ही जा रहा था। लंच पीरियड में धृति जो थी वो रागिनी को कहती है कि अब मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। तभी रागिनी कहती है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो धृति, मैं भी चलती हूँ। तभी धृति कहती है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आती हूँ, तुम जाओ कैंटीन में, मैं आती हूँ। क्योंकि एक्चुअली में सच में धृति ठीक थी नहीं, क्योंकि वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव थी उन लोगों ने जो कहा था। और एक तो इतनी बदतमीजी भरी लैंग्वेज उन लोगों ने यूज़ की थी ना कि धृति को बहुत हर्ट हो चुका था, बहुत ज़्यादा। वो वॉशरूम की तरफ आती है। वॉशरूम की तरफ आते ही मतलब एक कॉर्नर साइड होता है जहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग उस वक्त तो मौजूद नहीं थे। वो वॉशरूम जा ही रही थी, तभी एक शख्स जो होता है उसका हाथ पकड़ के खींचता है और खींचते हुए ही दीवार से लगा देता है। और दीवार से लगाते हुए ही कहता है कि तेरे दोस्त ने ना जो किया है हमारे साथ, इतने आसानी से तो छोड़ने वाला हूँ नहीं, ना ही तेरे को और ना ही तेरे दोस्त को। ये और कोई नहीं, वो जो लड़के जो सुबह थे उन्हीं का जो मेन बॉस था वो था। दीदी जो थी वो थोड़ा सा जोर से पुश करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम 2 महीने से लगातार हर दिन हर रोज परेशान करते हो। क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम यहाँ पे पढ़ाई करने आते हो ना, तो तुम पढ़ाई करो ना। मैं तुम्हें ना ही तुम्हारे पढ़ाई के बीच में आती हूँ और ना ही तुम्हारी किसी चीज के बीच में आती हूँ, तो तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान करते हो रोज? और आज तो तुमने हद ही कर दी। तभी वो लड़का जो था वो कहता है कि अच्छा, तो ज्यादा ऊंची जबान करके बात नहीं कर रही तो हमसे। और होता है ना कि वो फिर से आने लगता है। तभी दीदी कहती है कि खबरदार अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो खबरदार। तभी वो लड़का कहता है क्या क्या कर क्या लेगी तू? प्रिंसिपल के कैबिन में जाएगी, प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन करेगी कि मैम इस लड़के ने हमारे साथ गलत किया है। सीरियसली, जो खुद अपने पति की ना हो सकी वो हमारी क्या होगी? वैसे इफ़ यू डोंट माइंड तो हम तुझे एक रात, और आगे कुछ बोलेगी तभी धृति जोर से मारती है उस लड़के के गाल पर, बोलती कि तमीज से बात करो, बस हो गया। तुम्हारी बदतमीजी में 2 महीने से सह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हाथ उठाना नहीं आता। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे लड़ना नहीं आता। और उस लड़के को ना थोड़ा जोर से ही पुश करती है और पुश करते हुए ही वहाँ से भाग के निकल जाती है और सीधा कैंटीन में आती है भागते हुए। आंखों में आंसू और ज़्यादा अब आ चुके थे। होता है ना, फेस रोने की वजह से लाल हो चुका था। एक तो वैसे भी वाइट स्किन थी तो ज़्यादा रोने की वजह से उसका फेस भी लाल हो चुका था। रागिनी जो थी वो कैंटीन में ही उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कैंटीन में धृति भाग के आती है तो रागिनी देखती है। जैसे ही देखती है तो पहले तो वो खड़ी होती है और आती है दीदी के सामने। दीदी से सीधा सवाल करती है कि हुआ क्या है तुझे? दीदी जो थी वो ना आर देखती है ना पार देखती है। वो रागिनी को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं रहना यार। तभी रागिनी कहती है कि शांत हो जा,
शांत हो जा, क्या हुआ क्या है, वो लोगों ने फिर से। तभी दीदी कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उन लोगों की दिक्कत क्या है हमसे। तभी रागिनी कहती है कि बस यही एक वजह है कि मैं हमेशा चुप रहती हूँ, लेकिन मेरे चुप रहने की वजह से अब तुझे भी तकलीफ हो रही है। आई एम सॉरी यार, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उनकी है। और हम क्यों एक्शन नहीं ले सकते? रागिनी रागिनी कहती है पहले बैठो। तभी उस वक्त ना जो काव्या थी उसका कॉल आता है, क्योंकि काव्या को पता था कि धृति के लंच टाइम कब होता है, तो वो उसे कॉल करती है। लेकिन धृति जो थी वो कॉल रिसीव नहीं करती, कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। एक बार करती है, 2 बार करती है, तभी काव्या जो थी वो रागिनी को कॉल करती है। रागिनी जो थी वो दिखाती है धृति की तरफ, तो धृति कहती है कि तुझे जो सही लगे वो कर। रागिनी जी थी वो कॉल रिसीव करती है और कॉल रिसीव करके बोल देती है कि आप, हाँ हम लोग लंच कर रहे हैं। काव्या को रागिनी की आवाज़ थोड़ी सी टेंस लगती है, तो पूछती कि रागिनी क्या हो गया है? तो रागिनी कहती अब को कुछ नहीं, वो सब ठीक है, वो हम लोग लंच कर रहे हैं। तभी काव्या कहती कि मैंने छोरी को कॉल किया था, उसने हमारा कॉल रिसीव ना किया है, और तू इस तरीके से बात कर रही है, हुआ क्या है? तो रागिनी जो थी वो कहती कि जी कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक है। और इतना बोल के होता है ना, कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। धृति जो होती है वो उसका फ़ोन लेती है और फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है, उसका भी और अपना भी। धीरे धीरे करके अब वो कैंटीन का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। आज धृति का बहुत ज़्यादा ही धृति सैड थी, बहुत ज़्यादा। उसके आंखों से ऐसा लग रहा था ना, आंसू बंद होने का नाम नहीं लेते। किसी बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके थे वो लोगों ने उसको, धृति को। छूटते हैं ये लोग, छूटने का टाइम हो चुका था। ये लोग निकलते हैं, ये लोग बाहर आते हैं, तो बाहर आके देखते हैं कि बाहर ना आकांक्षा खड़ी है। आकांक्षा जो थी वो कार, मस्त आंखों पे गॉगल लगा के कार से टिक के खड़ी है। तभी रागिनी देखती है और कहती है कि आकांक्षा दी आज। धृति भी देखती है, आकांक्षा आज आई है, आज काव्या नहीं आई है। धृति को ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है, लेकिन क्योंकि उसे लगा था कि कम से कम काव्या तो आएगी, लेकिन काव्या नहीं आई थी, आकांक्षा आई थी। तो रागिनी जो थी वो आती है और कहती कि आप आज? तो कहते कि हाँ आज धृति जी को लेने के लिए हम आ गए, वैसे तुम भी साथ में चलोगी? तो कहती है हाँ तो चलो। और वैसे ही होता भी है। हालांकि आकांक्षा जो थी वो धृति की तरफ देखती है और पूछती कि हेलो जी क्या हो गया? लेकिन धृति जो थी वो ज़्यादा कुछ रिप्लाई करती नहीं। वो आती है, फ्रंट सीट पे बैठती है, पीछे रागिनी बैठती है, ड्राइविंग सीट पे आकांक्षा बैठती है, और ये लोग जो थे वो घर की तरफ रवाना हो रहे थे। धृति बहुत ज़्यादा शांत थी, बाहर की तरफ देख रही थी, आंखों से आंसू थोड़े बहुत अभी भी गिर रहे थे। आकांक्षा जो थी वो कई बार धृति को देख चुकी थी, फिर उसके बाद एक बार पलट के रागिनी की तरफ देखती है, एक बहुत ही मतलब क्वेश्चन वाले फेस में कि आखिर हुआ क्या है। तभी रागिनी जो मानो इशारे में कहती है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद आकांक्षा जो थी वो घर पे आती है, धृति डोर को ओपन करती है, ये लोग अंदर आते हैं। तभी आकांक्षा जो थी वो कहती कि अरे यार मैं कसम से थक चुकी हूँ, एक काम करती हूँ, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, तब तक तुम दोनों थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाओ। धृति जो थी वो कहती कि जी मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अब ऐसा होता था ना, क्योंकि रागिनी जो थी वो भी अब धृति के साथ स्टडी करने के लिए उसके घर पे आ जाया करती थी। कॉलेज के बाद वो धृति के साथ काफ़ी टाइम तक स्टडी करती थी, और उसके बाद वो अपने घर पे जाती थी, ऐसा था। तो एज़ यूजुअल वैसे ही आज भी रागिनी जो थी वो घर पे आई थी और स्टडी करने के लिए रुकी हुई थी। वो जाती है, थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाती है, धृति जो थी वो भी जाती है, फ्रेश हो जाती है। आकांक्षा जो थी वो रागिनी जब फ्रेश होके आती है, क्योंकि वो दूसरे कमरे में थी, वो हॉल में आती है।
जैसे ही रागिनी हॉल में आती है तो वो पूछ लेती है कि हुआ क्या है। तो रागिनी कहती है कि मुझे नहीं पता, पर बस आप काव्या दी को तो नहीं बताओगे ना। तभी बताते हैं कि मुझे बताओ हुआ क्या है। तभी रागिनी जो थी वो सारी बातें सारी बातें बताती हैं यहाँ पे, सारी की सारी A to Z। उन लड़कों का यूँ धृति को परेशान करना, और आज तो सारी लिमिट क्रॉस हो जाना। और उसको तो वो ये भी बताती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन धृति वॉशरूम के लिए गई थी। उसके बाद जब वो आई थी तो बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, और बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू थे उसके। शायद उन लड़कों ने ही कुछ किया होगा। ऐसे ही कुछ बहुत सारी बातें बताती है। धृति जो थी वो आ जाती है और कहती है कि स्टडी करना शुरू करें। तभी आकांक्षा कहती है, आकांक्षा जो थी फटाक से अपने चेहरे पे वो जो सीरियसनेस था वो हटाती हुई कहती है कि अरे रे रे धृति जी, मेरे हाथों के कॉफ़ी ने इतनी ख़राब भी नहीं बनती है, एक पी के देख लो यार। तभी धृति कहती है कि मेरा मन नहीं है। तो कहती है ऐसे कैसे मन नहीं है यार, एक कप कॉफ़ी प्लीज़ प्लीज़, अरे प्लीज़। और होता है ना कि वो ऐसा हाथ जोड़ के मिन्नतें मांगने वाली पोजीशन में आ जाती है, अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके ऐसे घुटने पे आकर प्लीज़। तभी दीदी थोड़ी सी हंसते हुए कहती है कि आप भी ना। और होता है ना कि अब जाके थोड़ी सी स्माइल जो थी वो धृति के फेस पे आती है, बहुत थोड़ी सी, वो भी आकांक्षा की वजह से। अब क्या कर सकता है, आकांक्षा की इन सारी हरकतों के वजह से ही तो आकांक्षा वो है। तभी आकांक्षा जो थी वो बोलती कि बिल्कुल मैं लाई 2 मिनट में, तुम दोनों यहाँ पे बैठो यार। और होता है ना कि वो जाती है फटाक से कॉफ़ी लेकर आती है तीनों के लिए, और रखते हुए ही वो होता है ना कि नॉर्मल टॉपिक्स जो होते हैं वो बात कर रही थी, कॉलेज में क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें रागिनी जो थी वो बता रही थी नॉर्मली। लेकिन धृति जो थी वो चुप थी, वो बैल्कनी की तरफ बाहर के व्यूज़ को देख रही थी। वो मानो उस वो ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी वो ग्रुप का हिस्सा नहीं थी उस वक्त, वो बाहर के नज़ारों को देख रही थी। आकांक्षा हालांकि कई बार नोट कर चुकी थी, इवन रागिनी भी, बट कुछ कहती नहीं है। दूसरी तरफ वो जो लड़के थे वो कॉलेज से निकलते हैं, वो लोग अपने बाइक पे आए थे, हेलमेट पहनते हैं, 3 लड़के थे, और 3 के तीनों कॉलेज से निकलते हैं, और कॉलेज से निकलते हुए ही अपने घर की तरफ या फिर कहीं तो जा रहे थे। होता है ना कि बीच में रेसिंग समथिंग ऐसा कुछ करना। और तीनों ही काफ़ी तेज़ बाइक चला रहे थे। तभी एक रास्ता पड़ता है जो कि थोड़ा सा सुनसान टाइप था, और एक दूसरा रास्ता पड़ता है जो कि काफ़ी हाईवे टाइप और काफ़ी भीड़ भड़क्का वाला जगह होता है ना, वैसे एरिया था। तो एक लड़का बोलता है यार सुनसान वाले रास्ते से चलते हैं ना, मज़ा आएगा रेसिंग में। तभी वो जो उनका बॉस था बोलता है कि हाँ चलो, रेसिंग वैसे भी हम कर ही रहे हैं तो देखते हैं कौन जीतता है। और वो लोग जो थे वो सुनसान वाले रास्ते से ही जाने लगते हैं, और थोड़ी दूर ही पहुंचते क्योंकि उस रास्ते पे सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे। वहाँ पर जाते ही देखते हैं कि बहुत मतलब सामने ही एक लड़की जो है हेलमेट पहनी हुई, एक लेदर की जैकेट पहन रही रखी और पैंट वगैरह पहन रखी थी। हेलमेट लगाने के वजह से, ब्लैक कलर का हेलमेट उसने पहन रखा था तो उसके वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, और हाथ में एक रॉड थी जो कि लोखंड की थी। होता है ना कि वो शायद इन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रही थी, इन तीनों का। वो लड़के जो थे वो आते हैं, और होता है ना कि वो लड़की को देखते कहता है, एक लड़का कहता है अरे यार अब इसको मरने का मन है क्या, अबे हट सामने से। तभी वो जो बॉस था वो कहता है कि चल कोई बात नहीं, आज हमारे लिए पार्टी है ब्रो। और होता है ना कि वो अपनी बाइक की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता है, और बढ़ा कर मानो उस लड़की के पास जाके ठोकेगा। तभी वो लड़की जो थी उसके हाथ में जो रॉड था वो घुमा के जोर से एक टायर पे मारती है, जिसके वजह से उस लड़के का बैलेंस जो था वो बिगड़ता है, और वो लड़का जो था वहीं गिरता है बड़ी जोरदार। बाकी के जो 2 लड़के थे वो दोनों अपने बाइक को रोकते हैं, हेलमेट उतारते हैं और कहते हैं कि अबे तू कौन है, और तुझे पता है तूने किससे पंगा लिया है। वो लड़की जो थी वो ना में इशारा करती है, अपने फेस को ना में हिलाती है,
तभी वो लड़का बोलता है, अबे ये तो जानती भी नहीं अपने को, तू जानती भी नहीं हमको वैसे, और हम लोगों से पंगा ले रही है। तभी वो लड़की जो थी वो एक को इशारा करती है अपने पास आने का। तो लड़का कहता है, अबे इसको पीटने वीटने का मन लग रहा है मेरे को, चल देखते हैं। और एक जो था ना, वो क्या करता है, अपने बैग जो पहना हुआ था वो बाइक पे उतार के रखता है, और वहाँ पर कुछ डंडी वगैरह रखे हुए थे। तो वो एक लड़का जो था वो निकालता है, वो डंडी उठाता है और कहता है, चल बेटा आज तो ये लड़की गई। और होता है ना कि वो लड़की के पास जाके उसको मारेगा, तभी वो लड़की जो थी उस रोड को लेती है और भाई जो धोना शुरू करते हैं ना उन दोनों को। नीचे गिरा जो उनका बॉस था, वो उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो उन दोनों लड़कों को ना बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा धो रही थी, इतना ज़्यादा कि एक के मुंह से खून तक निकल चुका था। और एक तो चीख चीख के बोल रहा था, अरे हो कौन मोहतरमा, अरे मार क्यों रहे, अरे बस करो यार, बहुत तकलीफ हो रही है, चुप हो जाओ, रोक दो यार। तभी वो लड़की जो थी अब उनकी बॉस की तरफ आती है, और बॉस की तरफ आते हुए ही पहले तो वो जो लड़का था जिसने धृति की साड़ी पकड़ी थी, उस लड़के के हाथ को लेती है। वो उनके बॉस के साइड में एक लड़का वही था, वो क्या कर उसका हाथ को लेती है और हाथ पे जो तोड़ मारती है ना, जो जोरदार उस रॉड से, भाई वो बंदे का हाथ इतना जोर से वो चीखने की आवाज़ आती है ना। उसके बाद उनका जो बॉस था वो मानो वो पूरी तरीके से संत रह चुका हो, बहुत ही घबराए हुए आवाज में बोलता है कि तू 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 है कौन और चाहती क्या हमसे। तभी यहाँ पर वो लड़की अपना हेलमेट उतारती है, जिसको देख के ये तीनों के होश उड़ चुके थे। हाँ, ये कोई और नहीं काव्या थी। और काव्या बहुत गुस्से में थी, मतलब होता है ना इतना ज़्यादा कि आज शायद उसके गुस्से से इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता था, इतना ज़्यादा गुस्से में थी। आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। वो क्या करती है, वो बॉस के पास आते हुए कहती कि क्या हुआ, थारी शक्ल की हवाइयाँ क्यों उड़ गई छोरे। तभी वो लड़का बोलते, तू तो वही लड़की है, अबे ये तो वही लड़की है जो उस लड़की को लेने के लिए आती है, सफ़ेद साड़ी वाली। तभी बोलता है कि धृति नाम है उस छोरी का, तमीज़ से और इज्जत से उसका नाम ले। तभी वो लड़का कहता है, क्यों, मैं क्यों लूँ, और एक मिनट, तू तो उसकी दोस्त है ना, हाँ, और यहाँ पे अपनी दोस्त के लिए हमको मारने के लिए आई है, अबे तू जानती है हम कौन है। और इतना ही बोलता है वो लड़का, फिर से काफी जो एक रॉड घुमा के लगाती है ना उनको। तभी वो लड़का जो था वो अपने हाथ पकड़ के बोलता है कि अरे बस करो यार। वो जो बॉस था वो इतना गुस्सा आ चुका था, क्योंकि आज तक शायद उस लड़के के ऊपर किसी लड़की ने हाथ नहीं उठाया था, और काव्या के इस तरीके से मारना उसको बर्दाश्त नहीं होता। तभी काव्या जो थी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि यूं घूर के क्या देख रहा है छोरे, अगली बार से उस छोरी का या फिर किसी भी छोरी का हाथ पकड़ने से पहले या फिर किसी के पास्ट को खोदने से पहले ना नाम याद कर लेना, काव्या, ठीक है। और उस लड़के की तरफ मुड़ के देखती है जिसने धृति का हाथ पकड़ा था, और वो कहते हैं, अगली बार से बिना परमिशन के किसी छोरी का हाथ पकड़ा ना तूने, तो अगली बार ये हाथ पकड़ने लायक किसी के भी छोरी के नहीं बचेंगे, ठीक है। अब तुम लोग हॉस्पिटल के लिए जा सकते हो। और होता है ना कि वो अपने हाथ को, वो रॉड को एक साइड में फेंकती है और वहां पे अपने बाइक पे बैठती है, हेलमेट पहनती है और वहां से चली जाती है। इतने गुस्से में काव्या थी कि बहुत ही स्पीडी से वो बाइक चलाती है। अब यहाँ पे सवाल ये था कि काव्या को ये बात पता कैसे चली थी।
तो चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी को यहीं पूर्णविराम लगाएंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में होता क्या है। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।